नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में हम आनंद जी और अभय जी से बातचीत करते हैं सप्ताह भर के राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में। आज भी हम इनसे विभिन्न घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। आनंद सर, यूथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो काफ़ी हलचल हो रही है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक खास तरह की घटना से, जो कि हम कह सकते हैं कि राम मंदिर में चोरी से संबंधित है। कुछ लोग उसे चंदा चोरी कह रहे हैं, कुछ लोग मंदिर में चोरी कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि 400 करोड़ तक की चोरी हुई है, कोई और बड़ी रकम बता रहा है। तो ये जो घटना हुई है, क्या हम ये कहें कि एक तरीके से ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के छवि पर दाग है? क्योंकि मैं कहीं ये पढ़ रहा था कि सारे के सारे लोग जो मंदिर में हैं, वो तो कहीं न कहीं से आरएसएस से जुड़े हुए ही हैं। तो अभी एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन आप इसके राजनीतिक निहितार्थ को कैसे देखते हैं? नहीं, पहली चीज तो यह है कि बीजेपी और उनकी छवि पे नहीं है। देखिए, कुछ चीजें हम लोगों को बेसिकली समझ लेनी होगी जो मूल रूप से। आप आप ये जो चंदा है आ रहा है, इसको एक तो चंदा नहीं है, चंदा और इसमें फर्क है। बहुत से मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इस तरह के बहुत से कलाकार लोग थे, और मैं अभी भी बता दूं, वो अभी भी हैं और वो विद्यार्थी परिषद के ज्यादा थे, ये भी बता दूं। उनका एक फेवरेट काम था, दुर्गा पूजा आ जाए, काली ये सब जो पूजाएं आती थी, दशहरे का हो जाए, तो जिसके यहाँ भी रसीद छपती थी, उससे आगे कहते थे एक रसीद, एक किताब दो, एक रसीद बुक दे दो। और फिर वो अगले 1-2 महीना कहीं के से जाके 5 रुपए की, 10 रुपए की रसीद काटते रहते थे। अबे भाई, अरे अरे वो है दशहरा है, तो अबे भाई 2 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, वो उनकी जेब में जाता था। तो ये तो मतलब जो पराया घी है उसको पी पी के सब करने में आरएसएस तो इसमें सिद्धार्थ है। क्योंकि आरएसएस का जो पूरा गुणा भाग है, जो संस्कार है, जैसे आपको पिलाया जाता है ना, आपके आपके माँ के दूध के साथ आपके संस्कार, आपके पिताजी, वो यही सिखाता है कि बेईमानी कैसे करो। एक ऐसा गिरोह जिसके पास ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना किसके पास बैंक अकाउंट है, लेकिन पैसा आता है। मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता हूं कि जिसका नाम लूंगा उसको परेशानी में आ जाएगा। आज सारे संगठन, चाहे वो शिक्षकों का हो, चाहे वो डॉक्टरों का हो, चाहे वो कोई भी संगठन ले लीजिए, हर 2-3 महीने पे आरएसएस का कोई ना कोई चंदा उगाही वहां होती है, जबरदस्ती। क्योंकि अगर आप आरएसएस की चंदा उगाही नहीं करेंगे, कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर आप चंदा नहीं देंगे, तो फिर आरएसएस से ये कहा जाएगा कि वहां पे शिकायत हो जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में सारे इस तरह के जो भी वो आरएसएस का कंट्रोल है। तो पहली चीज, ये चंदा नहीं है, ये भगवान को दिया हुआ एक एक जिसको दान नहीं कहना चाहिए, मेरी श्रद्धा है, मैं वो पैसा दे रहा हूं। 2-3 चीजें मैं अयोध्या के बारे में और क्लियर कर दूं, क्योंकि तब वो शायद चीजें आसान होंगी। पहला, आरएसएस जो है वो सारे धार्मिक स्थल को पर्यटक स्थल में बदलने की कोशिश है। वो सब जगह यही कर रही है, वो पर्यटन के रूप में धर्म को बेच रही है। और सब जगह कंट्रोल क्या हो रहा है, सब जगह उनका कहना यह है कि ट्रस्ट बनेगा, और वो सबको डिस्क्रेडिट करते हैं। वो पत्रकार, और ये कभी कभी मैं विषय से लगेगा भटक रहा हूं, पत्रकारों को विदेश इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि पत्रकार बहुत शराब पीते हैं। पत्रकार ये सब जो है, जितने पत्रकार जाते हैं सब शराब पीते रहते हैं, तो इसलिए हम विदेश नहीं ले जाएंगे। और खुद शराब का बिल जो आरटीआई में आया है, 3-3, 4-4 करोड़ का शराब का बिल आता है। जो विदेश जब जाते हैं मोदी जो फिर उसके बाद जो विदेश मंत्रालय का शराब का एक जगह जो होता है, वो शराब का बिल आता है। तो डिस्क्रेडिट करो पत्रकार को कि ये सब शराब पीते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, उसी तरह से सारे जो धार्मिक, हमारे जो भी धार्मिक गुरु हैं, पंडा हो, उसके गुरुजी हो, शंकराचार्य हो, इनको डिस्क्रेडिट करो। पहला काम है, इनको डिस्क्रेडिट करो। और किन लोगों को लाओ? राम भद्राचार्य टाइप लोगों को लाओ, जिनको जमीन दे दो, जिनको हेराफेरी करने में जो मास्टर हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो शंकराचार्य के ऊपर जो जो एक गलत एफआईआर हुई, और वो भी कौन सी एफआईआर, इतना डिस्क्रेडिट कर दो कि लोग कह रहे हैं अरे भाई तो घिना जाएंगे। मतलब शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो, एक यौन शोषण का की एफआईआर कर दो। अच्छा, आज की तारीख में क्या है, जो बीजेपी वाले जितने बाबा हैं उनके लिए तो कॉमन बात है, चाहे वो आसाराम हो, राम रहीम हो, ये कॉमन है। तो बीजेपी का बाबा है, उसको ये सब करता ही है। पकड़ा गया तो चोर निकला, नहीं पकड़ा है तो कर ही रहा है। एक साउथ में भी है, जहां मैं बैठा हूं, उससे 50 किलोमीटर पे एक बड़ा है जो अंग्रेजी में बाबागिरी करता है। वो भी मास्टर है, अपनी बीबी को मार दिया था, और उसके ऊपर उससे पूछने भी नहीं किया, बीबी को जला के मार दिया था। इस तरह का बाबा है यहाँ पे, मैं जहां बैठा हूं उससे 50-60 किलोमीटर दूर।
ये बात तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये सारा कुछ जो है, ये सारे धार्मिक स्थल एक ऐसा होता है जहां पे आदमी जाता है तो अपना, या तो देखिए थैंक्स गिविंग के लिए जाता है कि भाई मेरा ये काम हो गया, मेरे मेरे अच्छे नंबर आए, या जाता है डर के भैया इस बार पास करा देना नहीं तो मर जाएंगे, या इस बार ये करा देना नहीं तो ये हो जाएगा, वो कुछ पैसा देता है। अयोध्या में एक चीज मैं आपको बता दूं, अयोध्या में नॉर्मल मंदिरों से ज्यादा पैसा चढ़ता है। अब आप पूछेंगे क्यों, इसका कारण समझ लीजिए। अयोध्या एक अकेला एक ऐसा मंदिर है जहां पे कोई पंडित जी आपसे, जैसे बाकी आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, हर मंदिर में एक कुछ आप प्रसाद लेके जाते हैं, मंदिर जी उसको उसको ले जाके भगवान के आसपास को छुआते हैं, फिर आपको लाके देते हैं, फिर आपको प्रसाद देते हैं, आपका टीका लगाते हैं, आपको चरणामृत देते हैं। ये सब एक 99% मंदिरों में ये सब होता है, यहाँ पे कुछ नहीं। ये एक 5 स्टार मंदिर है जहां पे आप दूर से देखिए एक भगवान है, यहां आप कोई प्रसाद, कोई फूल, कोई माला कुछ नहीं चढ़ाते हैं, यहां कोई पंडित जी आपका ये पैसा लेके नहीं करते हैं। अब आपको जो आस्था के नाम पे अगर आप, अच्छा राम मंदिर, राम, अच्छा लोग दूर दूर से आ रहे हैं तो आस्था के नाम पे उनके पास क्या रहता है, भाई प्रसाद तो खरीदना नहीं है क्योंकि यहां प्रसाद चढ़ता नहीं है। आपको बाहर निकलते समय वो एक रुपए की एक वो मिल जाती है, मतलब पैसा नहीं लगता है लेकिन जिसमें कुछ कुछ वो मिश्री इश्री टाइप वो एक करके छोटी एक इतनी बड़ी डिब्बी वो दे दी जाती है। तो नॉर्मली आदमी अगर कहीं पे भी जाता है उसके मन में रहता है भाई 50 रुपए का प्रसाद खरीदूंगा, 100 रुपए चढ़ाऊंगा या 20 में, कुछ जो भी उसके दिमाग में। तो यहाँ पे नॉर्मल उसमें चूंकि प्रसाद नहीं चढ़ रहा है तो यहाँ पे पैसा ज्यादा चढ़ता है। अब इनके आंकड़े जो है, और कल परसों मैं देख रहा था, इनके आंकड़े खुद ही वो कह रहे हैं, इनके हिसाब से पर यहाँ पे मोटे तौर पे जो सरकारी आंकड़े हैं, 1 लाख व्यक्ति पर डे आता है। मोटा मोटा ये अंदाज है कि 1 लाख नॉर्मल डेज में। और अगर कोई व्रत त्योहार, और हिंदुओं में तो हर हफ्ते 2-4 चीजें लगी रहती हैं, कभी पूर्णमासी है तो कभी एकादशी है तो कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है। उस दिन यहाँ पे ऐसी आमद 5 लाख से 15 लाख के बीच की बात भी कही जाती है। मैं, इसका निजी अनुभव है, मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं, जो इसके बंदोबस्त में लगते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन लोगों का कहना ये है। और 1 लाख तो ये तो आंकड़े हैं, ये तो रोज के आंकड़े हैं, ये डीसी ऑफिस में जाते हैं, वो अगर भाई अगर ये बताना चाहे तो सरकार 1 मिनट में बता दे। इनके अनुसार ऑन एन एवरेज पर व्यक्ति 5 रुपया वहां चढ़ाता है, ये इनका एवरेज आता है। तो आप खुद सोच लीजिए, मेरे मेरे एक मित्र आए थे, मैं राम मंदिर नहीं गया था क्योंकि मेरा मन नहीं किया। मैं बहुत मंदिर जाता हूं, मैं मंदिर बहुत जाता था, मैं जब क्योंकि मेरे रूट में पड़ता था तो हनुमानगढ़ी रुकते हुए जाते थे। अब बाईपास बन गया तो वहां नहीं जा पाते हैं। मैं काशी विश्वनाथ, लेकिन जब से इन्होंने ये मंदिर का एक तमाशा बनाया है तब से मेरा मंदिर नहीं किया। लेकिन मेरे एक दोस्त आए थे कनाडा से, अब उनको लग रहा था कि अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो वो ऊपर क्या जवाब देंगे जाके, वो परेशान थे। इस तरह के एक नहीं, इस तरह के अनेकों, हमारे आपके घर में भी बहुत से लोग हैं कि राम मंदिर एक बार हुआ है, राम मंदिर एक बार हुआ है, ये उनका बार बार रहता है। तो राम मंदिर जो इस तरह के लोग आ रहे हैं वो 5 रुपए वाले नहीं है, वो एनीथिंग बिटवीन 500 से 5,000 वाले हैं। मैं बड़ी रकम की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनको लग रहा है लंदन से, अमेरिका से अगर कोई आ रहा है उठता बैठता तो वो $100 तो डाल ही देगा ना। $100 का मतलब 9,000 रुपया हो गया। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये जो चोरी है और जो बताया जा रहा है कि नहीं नहीं ये रोज का, जो ये बता रहे हैं कि ये 7 करोड़ से 200 करोड़ के बीच की चोरी, ये इससे बड़ी चोरी। और ये चोरी का एक पार्ट है। जो पहले की चोरी, जो जो इससे पहले सिंघल साहब थे, जो राम मंदिर बनवाने के लिए जो पैसा आया था और जिसमें सोने की ईंट और चांदी की ईंट और ये सब आई थी, उनका तो हिसाब ही नहीं है। वो तो कोई कह रहा है 200 ईंट कोई ले गया, कोई कहीं ले गया। और ये सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। एक चीज जान लीजिए, जब लंबी चोरी होती है तो वो चोरी कोई एक आदमी नहीं करता है। वो एक बार मैं मान सकता हूं कि एक बार कोई चोरी करके ले गया, लेकिन जो लंबी चोरी हो रही है, जो लगातार कई सालों तक चल रही है, वो एक ऑर्गेनाइज हो जाती है। इट इज एज गुड एज, वो कोई जैसे जैसे घूस है वैसे वो चोरी है। तो ये तार ऊपर तक है। अब वो ऊपर में नागपुर के में जाके किसके पास जुड़ रहे हैं, लेकिन ये नागपुर दिल्ली तक के तार जुड़े हुए हैं। तो पहली चीज ये, अच्छा आप ज्यादातर लोग नहीं, मैं नाम से सबके नाम ले रहा हूं। नृपेंद्र मिश्रा जी, और मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, नाम लेना आज की तारीख में जरूरी है। नृपेंद्र मिश्रा जी जब 2014 में आए तो याद करिए कि इस देश का कानून बदला गया, ऑर्डिनेंस लाया गया क्योंकि TRAI के वो थे और 5 साल का कूलिंग पीरियड।
उनको इस देश का कानून बदल के उनको वहां लाया गया। अरे बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे ये हैं कि 2023 में अपने एक बेटे साकेत मिश्रा को ले आए, उनको एमएलसी बनवा दिए, एमएलसी बनवा के उनको 2024 का इलेक्शन लड़वाए। 2024 का इलेक्शन वो हार गए उत्तर प्रदेश में। अब ये जरा सुनने की बात देख लीजिए, अगर आज अमित शाह ममता बनर्जी या उद्धव ठाकरे के किसी की पूरा चिट्ठा रखते हैं, तो क्या वो नृपेंद्र मिश्रा का कच्चा चिट्ठा नहीं होगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास? तो जैसे कहेंगे ताता थैया, जो मैं बार बार कहता हूं, ता वैसे ही नाचेंगे नृपेंद्र मिश्र। तो नृपेंद्र मिश्र को तो आके कह रहा ही है कि नहीं नहीं, चंपत राय जी के बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे हो सकता है गलती हो गई। ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? अब चंपत राय से लेके आप जितने नाम है, अनिल मिश्रा जो डोनेशन प्रोसेस के इंचार्ज है, ये ऑफिशियली नाम मैं बोल रहा हूं, जो गोपाल राव हैं जो इंचार्ज ऑफ डेली एक्टिविटी है, ये सब आरएसएस के कोई प्रांत प्रचारक, कोई, ये सब लोग आरएसएस की पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। वो एक जो नोट गिनते थे सुभाष श्रीवास्तव जी, एक्स एसबीआई से लाए गए थे, जो उनको अभी हटाया गया है साहब, वो आरएसएस के, इस सारा पूरा चीज ही आरएसएस की है। तो ये गिरोह जो आया है, ये ट्रेंड गिरोह है। ये चोर जो आए हैं, ये डकैती, चोरी, ये सारा एक्सटॉर्शन, ये सब कुछ मिक्स है। तो ये लोग यहां आ गए हैं, चोरी बड़ी है इसमें से। मैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर मैं ये कह रहा हूं तो शायद मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, अगर योगी जी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बने रहना है तो उनको इसमें दखलंदाजी नहीं देनी है। दखलंदाजी करोगे तो फिर हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है। तो वो भी अपना क्योंकि अगर उनके राज में लूट हो रही तो जिम्मेदारी तो उनकी भी होगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो हर दूसरे दिन अयोध्या क्यों जाते हैं। एक समय ऐसा था, जो मैं बता दूं, एक समय ये माना जाता था अयोध्या मोदी जी के हिस्से में चला गया था, और उस समय कुंभ चल रहा था तो कुंभ योगी जी के हिस्से में था। तो सारा योगी जी का कंसंट्रेशन कुंभ होता था, मोदी जी का कंसंट्रेशन अयोध्या होता था। अयोध्या में मोदी जी जब आके हार गए, उसके बाद 2024 वहां का चुनाव, तब मोदी जी ने अपने को वहां धीरे से थोड़ा सा कम कर लिया, कि मतलब मजा नहीं आया था, तब योगी जी जाने लगे। पहले योगी, अब योगी जी मोदी जी को खुश करने के लिए क्या क्या, अच्छा इस तरह की बेईमानी करिए तो ज्यादा आसान है, मैं इसको करके खत्म करूंगा। भाई आप ये कहिए कि इस साल दिवाली में 10 लाख दिए जलेंगे। एक दिए को जलाने की कीमत कुछ 14 रुपए की 20 रुपए आती है, मुझे मालूम, वो क्योंकि तेल का आप सबने देखा है कैसे तेल उसमें होता है, क्योंकि एक एक दिए तो ठेके में दिए जाएंगे ना कि तुम, तो ये सबसे बढ़िया मामला होता है, क्योंकि दिया जल गया, दिवाली खत्म, कोई लिखा पढ़ी है ही नहीं। तो वो रिकॉर्ड हर बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। इस बार शायद 25 लाख जले थे, तो इस बार 50 लाख जलेंगे। मतलब यहाँ गमले जब करोड़ों के खरीदे जाते हैं, जब गमले उठ के लूट के चले, मतलब उनका पता ही नहीं रहता। उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो भी होता है, गमले खरीदे जाते हैं कई करोड़ रुपए के सजाने के लिए, और फिर गमले ही गायब हो जाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज लूट है। चूंकि मंदिर का है तो इसलिए सबको लग रहा है कि मंदिर से लूट हो गई, मंदिर से चोरी हो गई, मंदिर से चोरी हो गई। ये चोरी होती है, और धीरे धीरे बीजेपी सारे मंदिरों पे कब्जा करके आरएसएस के ही लोगों को बिठा के एक परमानेंट चोरी का रास्ता खोल रही है। उसमें मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं हो रहा है। कमल जी। अब सर, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र भी हैं, उन्होंने काफी सारे सवाल पूछे हैं आरएसएस से, खासतौर पर उनकी फंडिंग को लेकर, उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर। आप इन सवालों को किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने में आरएसएस को कोई बहुत बड़ी कठिनाई है, या सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि हम इतने छोटभइये नेता का, एक राज्य के गृह मंत्री का जवाब क्यों दें? क्या हमें इस रूप में देखना चाहिए, या ये सवाल आरएसएस के सामने बहुत मुश्किल सवाल है? मेरे ख्याल से तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर वो अपनी कानूनी हैसियत और किस आधार पर वो सारे देश में गतिविधियां करता है, इसके बारे में सरकार को संतुष्ट करना चाहता है, तो उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो मुद्दतों से बिना किसी कानूनी आधार के काम कर रहा है। भाई अब तो उससे सवाल पूछा जाएगा कि अभी तक आप कैसे करते रहे, क्या करते रहे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मेरा ख्याल से जिस दिन इस देश में सरकार बदलेगी, अभी प्रियांक खड़गे के सवालों का जवाब तो वो नहीं देंगे, और एक तरह से उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, उनका मुंह चिढ़ाएंगे कि नहीं देते तुम्हारे सवालों का जवाब, देखो क्या कर लोगे। वो जो उनके एक वो हैं कथित बुद्धिजीवी हैं, जो अंग्रेजी अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने लिख ही दिया है कि राम माधव, ये तो सवाल पूछना ही फ्रिवलस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सवाल पूछना।
और खुद मोहन भागवत ने कितना अजीबोगरीब किस्म का की बात कही है कि क्या हिंदू धर्म को भी हिंदू धर्म को से भी रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा। बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म को एक दूसरे का पर्याय बना देना चाहते हैं। ऐसा कि अभी आनंद जी ने विस्तार से बताया कि सारे मंदिरों पर कब्जा करके जितना भी धार्मिक प्रतिष्ठान है इस देश में, वो अब सत्ता का लाभ उठाकर वो सारे धार्मिक प्रतिष्ठान पे पहले से जो पारंपरिक लोग उसको चलाते थे उनको हटा के उनकी जगह स्वयंसेवकों की मंडलियां बैठाना चाहते हैं, ताकि पूरी तरीके से, और ये अरबों खरबों रुपए का धन इसके अंदर मंदिरों के धर्मादय वगैरह में सब जमा होता है। ये एक बहुत बड़ी धन शक्ति इनको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आपको कानून की कसौटी भी कसा जाएगा, रजिस्ट्रेशन की कसौटी भी कसा जाएगा, इनकम टैक्स की कसौटी भी कसा जाएगा, तब फिर बहुत मुश्किल होगी। तब ये सब काम कैसे कर पाएंगे? ये काम तो अब इसी तरीके से कर सकते हैं कि आपको कुछ ना हो। अच्छा, अब देखिए इसका असर क्या हो रहा है इनके ऊपर। ये मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। मैंने खोल के रख छोड़ा था, इसीलिए बार बार मैं फोन देख रहा था। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के मंदिर के ऊपर एक खास तरह का झंडा लहराया। इसको एक कोविदार ध्वज कहा गया, और भास्कर के पहले पन्ने पर खबर छपी कि ये ललित मिश्रा जो इंडोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये ध्वज खोजा था और इसको चढ़ाया गया। वो ललित मिश्रा आज मंदिर में जो दान पात्र में श्रद्धालुओं द्वारा डाली गई रकम है, उसकी जो बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है, उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है। अच्छा, क्योंकि उनका व्हाट्सएप अकाउंट मेरे पास है, तो उसमें जो कुछ भी पोस्ट करते हैं वो मेरे पास भी आ जाता है। तो जब नृपेंद्र मिश्रा को उसका इंचार्ज बनाया गया, जांच पड़ताल का पीएमओ से भेजा गया, तो और नृपेंद्र मिश्रा ने जिस शैली में जांच पड़ताल की, तो ललित मिश्रा ने नृपेंद्र मिश्र को एक निजी पत्र लिखा। छोटा सा पत्र है, वो पत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, इससे अंदाजा लग जाएगा कि ये खेल है चल किस तरीके से रहा है। एक सेकेंड। रिस्पेक्टेड सर, शुरुआती चरण में जब चोरी का मामला सामने आया तो चंपत राय जी ने टीवी पर आकर पूरे देश को यह कहते हुए गुमराह किया था कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हमारा ऑडिट होता है, जो भी चंदा आता है उसका मैनेजमेंट टीसीएस के कर्मचारी करते हैं। सर, लेकिन जब आप यह कहते हैं कि चंपत राय जी के ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी गठित की गई, तो फिर दूसरी पिक्चर सामने आती है जिससे हम कंफ्यूज होते हैं। लगने लगता है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को किसी माध्यम से क्लीन चिट देकर बचाने की कोशिश की जा रही है। ये उन्होंने नृपेंद्र मिश्र को उन्होंने लिख के भेजा। जाहिर है कि नृपेंद्र मिश्र क्यों जवाब देने लगे इनका, उन तक तो बात पहुंची भी नहीं होगी, या उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया होगा, वो तो दूसरी बड़े किस्म की चीज है। अच्छा, तब उन्होंने ललित मिश्रा ने फिर से पोस्ट किया। पहले तो उन्होंने पत्र पोस्ट किया तो नीचे लिखा था जस्ट रिटन टू नृपेंद्र मिश्रा जी। अब उन्होंने फिर से पोस्ट किया, मैं नहीं मानता कि चंपत राय निष्कलंक है, नृपेंद्र मिश्रा जी स्टोरी बना रहे हैं। अब उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा जी को भी इसके अंदर लपेटा। इसके बाद में आज उन्होंने जो पोस्ट किया है वो सुनिए। आरएसएस सबसे ज्यादा बर्बाद संस्था है, अयोध्या तक को नहीं छोड़ा, मोहन भागवत के मुंह में शब्द नहीं है। ये 11:31 पे उन्होंने सुबह ये पोस्ट किया था। 11:38 पे उन्होंने पोस्ट किया है, राक्षसी संघ के खत्म होने का समय आ गया है। तो जो लोग हिंदुत्व की राजनीति के साथ में कुछ इस आशा के साथ जुड़े थे कि ये कुछ ऐसा नया करेंगे जो पारदर्शी होगा, वामपंथियों से अलग होगा, मार्क्सवादियों से अलग होगा, नेहरूवादियों से अलग होगा, और उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसके वो आलोचक थे, वो लोग जब इनके साथ जुड़े थे। लेकिन अब जो घटित हो रहा है उसको देख के ये लोग पहले भौचक्के हैं और उसके बाद अब उनके खिलाफ बोलने लगे। और ऐसे लोगों की, ये बहुत पढ़े लिखे आदमी है, ऐसे लोगों की संख्या जो है वो काफी है, वो लगातार इनके साथ इनका मोहभंग हो रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा को इसकी चिंता नहीं है। वो लोग मानते हैं कि जब वो पूरे धार्मिक जो बंदोबस्त है इस देश का, खासतौर से सनातन धर्म वाले हिस्से का बंदोबस्त है, जब वो उसको कैप्चर करेंगे, उसको अपने शिकंजे में लेंगे, तो कुछ ना कुछ तो नाराजगी और असंतोष के स्वर उभरेंगे ही।
उनसे निपट लिया जाएगा। वो सबसे अच्छा तरीका है, नजरअंदाज कर दो, क्योंकि ये तो सत्ता का इतना बड़ा, इतना प्रबल ढांचा है, उसमें एक दो आदमी, 10-15 या 20-25 आदमियों की आवाज, उनका कोई, उसका कोई महत्व नहीं है। उसको तो नक्कार खाने पे तूती की आवाज भी नहीं माना जा सकता। तूती की आवाज जो होती है वो नक्कार खाने में दब जाती है, बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज में। तो इन लोगों की आवाज को कौन सुनता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़े फलक के ऊपर, बहुत बड़ा विशाल मैक्रो, बहुत बड़ा काम कर रहा है। एक जमाना था जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे काबिज हुए थे, तो उन्होंने तमाम मंदिरों का जो प्रबंधन था, उस सब पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, दक्षिण भारत से लेके और यहां तक। अच्छा, अब आप सोचिए, दक्षिण भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा को पैर रखने की जगह मुश्किल से मिलती है वहां पर। जब वो वहां के सारे मंदिरों पर कब्जा कर लेंगे, वहां के जो पारंपरिक मंदिरों के संचालक हैं उन सबको विस्थापित कर दिया जाएगा, उनकी जगह संघ के लोग बैठ जाएंगे, तो कितना बड़ा उन्हें स्पेस मिलेगा अपने किस्म की हिंदुत्व की राजनीति दक्षिण भारत में करने का। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये करने से उनकी राजनीति को सीधा सीधा फायदा क्या होगा। देखिए, हर चीज से उनकी राजनीति को फायदा होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। जैसे कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया, मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। अब कल श्यामलाल यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में ईडब्ल्यूएस कोटे में क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है ऊंची जातियों का, उसका एक उन्होंने विश्लेषण पेश किया। 2025 में यूपीएससी में, संघ लोकसेवा आयोग में 106 ईडब्ल्यूएस कोटे के लोग जो है वो उनका चयन हुआ। उनमें से केवल सारे लोगों को कौन कौन कहां से आया है, किस किस प्रदेश का है, तो केरल से 3 लोग आए थे, कर्नाटक से 4 लोग आए थे। बाकी सारे के सारे लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मतलब ये जो हरियाणा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैचमेंट एरिया है, सारे के सारे ऊंची जात के लोग फर्जी आमदनी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के वहां पे उनका चयन हो गया। बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 लाख रुपए कोचिंग में खर्च करके, दृष्टि आईएएस वगैरह में खर्च करके वहां पे सिलेक्ट हुए हैं उसके अंदर। लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर सिलेक्ट हुए कि उन्होंने 8 लाख से कम की आमदनी का उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा है। अब आप सोचिए, ईडब्ल्यूएस कोटा क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि भाजपा का जो कैचमेंट एरिया है, वहां पे ऊंची जातियों का जो संपन्न शक्तिशाली हिस्सा है, उसको ये सीधा आश्वासन मिल सके कि हम ही हैं तुम्हारी पार्टी। ऊंची जातियां क्यों भाजपा की जेबी वोटर हैं? क्योंकि ये काम भाजपा के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, और भाजपा ने इस काम को धड़ाके के साथ 2019 में किया, अधिसूचित कर दिया। सब लोग हाय हाय करते रहे, अदालत से भी उसके पक्ष में जजमेंट निकलवा लिया गया। अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग ओबीसी राजनीति करते हैं वो भी इसके खिलाफ नहीं बोलते। एक और मजे की बात है, जैसे कि मैंने इसकी आलोचना में एक वीडियो बनाया, तो मेरे मित्र ने कहा कि भाई इससे बहुत नाराज हो जाएंगे लोग पढ़ के, क्योंकि कुछ तो उनके पास था नहीं, बीजेपी ने उनको ही दिया। तो हमने कि थोड़ा नाराज हो जाने तो कोई बात नहीं है, हम तो लगातार इस पर बोलते रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी जब लाल किताब लेके निकले थे और बीजेपी वालों ने उनका बहुत खंडन किया, उनको झूठा करार दिया बीजेपी वालों ने, लेकिन ओबीसी जातियों ने, दलित जातियों ने राहुल गांधी की बात पे ज्यादा यकीन किया। क्यों यकीन किया? मैं उसका मुख्य कारण मानता हूं ईडब्ल्यूएस कोटा। कोई कुछ नहीं बोल पाया उस वक्त, ईडब्ल्यूएस कोटे में हो गए लोग तो सारे लोग तो समझ रहे हैं ना कि आरक्षण के साथ ये छेड़छाड़ हो रही है। ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से आरक्षण देना संविधान ने बताया था, आर्थिक आधार पर तो आरक्षण देना संविधान में है नहीं। जबकि हुआ क्या, लोग कहते हैं धर्म के आधार, भाजपा कहती है धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। आप तो सीधे सीधे ऊंची जातियों को, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, कायस्थ, भूमिहार, इन लोगों को आप आरक्षण दे रहे हैं। जनरल कैटेगरी के लोगों को, सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको आप 10% आरक्षण, छोटा मोटा नहीं, 10% आरक्षण दे रहे हैं। यूपीएससी से बड़ी तो कोई नौकरी होती नहीं है इस देश में, वो लोग इस देश के शासक होते हैं। यूपीएससी में सिलेक्ट होने का मतलब है कि आप इस देश का जो शासन तंत्र है उसके महत्वपूर्ण हिस्से बनेंगे। ये हो रहा है बिल्कुल सामने लगातार। देखिए किस तरीके से क्रमवार, कदम वर कदम पूरी व्यवस्था को कैप्चर किया जाता है, और हर बार कैप्चर करने में
जो इरादा यही होता है कि इससे हमारा राजनीतिक समर्थन बढ़ना चाहिए। तो ये सारा का सारा काम राजनीतिक समर्थन के लिए किया जा रहा है, उसके हर जगह एंगल ये होता है। जी आनंद सर, मैं थोड़ा-सा अलग विषय पर जाऊँगा, और वो ये कि पिछले सप्ताह काफ़ी चर्चा रही इस बात की उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है। शिवसेना यूबीटी टूट की तरफ बढ़ ही चुकी है, तृणमूल बिखर ही चुका है, तो अब समाजवादी पार्टी की चर्चा हो रही थी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि चूँकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पे काफ़ी गहराई से नज़र रखते हैं, आपको इस बात की कोई संभावना लगती है? और क्या और निश्चित रूप से ऐसा होगा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो विपक्ष की शक्ति है वो कम ही होगी। तो आप इस तरह के अटकलबाजियों को, या जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, राजभर जी हैं, उनके बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, ये देखिए, ये सारी चीजें एक दूसरे से उलझी हुई है। डॉक्टर कमल, एक ये भी समझने की कोशिश करिए, तो हो सकता है आज प्रोग्राम थोड़ा 2-4 मिनट बढ़ जाए, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ वो समझना और दर्शकों को एक तो जो अभय जी ने कहा ना कि उन्होंने कहा था चंपत राय ने कि हमारे पास सब सीसीटीवी फुटेज वहां की गायब हो चुकी है। तो ये पहला ही मतलब जो चीज ये बंगाल में 4000 ईवीएम जल चुके हैं, और ईवीएम जब जले हैं, अब वो बड़ा अच्छा दिलचस्प वाक्य है 4000, और ये समझाना जरूरी, लोगों को लगता है 4000 ईवीएम क्या बात कर रहे हैं। एक ईवीएम में 1000 वोट होता है, और बंगाल में 95-96% वोट पड़े थे। तो उस 4000 ईवीएम में करीब 36, 37, 38 लाख वोट थे। और बड़ी दिलचस्प बात यह है, ईवीएम रखे हुए थे 8वीं मंजिल पे, आग लगी दूसरी तीसरी मंजिल पे, और ये बताया, अब जो समझ में आ रहा है, मतलब किसी ने कहा नहीं कि वो जो आग लगी वो लिफ्ट में उसने दबाया, तो वो लिफ्ट में अंदर गई आग 2 और 3 पे, फिर 8 पे उसने रोका अपने को, फिर आग निकल के कॉरिडोर से होते हुए ईवीएम में गई, फिर ईवीएम को उसने जला दिया, और बीच में 4, 5, 6, 7 पे वो नहीं गई, वो सीधे आग जो थी वो वहां पहुंची। तो इस तरह की बातें और इस तरह की जो और ये शेख चिल्लियों की बातें, ये आरएसएस और इनका ये करते हैं, सुबह से शाम तक इस तरह की बातें करते हैं। जिसका मुखिया मोदी जी अपने को नॉन बायोलॉजिकल अगर बोलने लगे तो ये शेख चिल्ली की बात हुई ना, तो ये शेख चिल्ली की बात वहां पे मान भी ली जाएगी। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कल मेरी और अभय भाई की बात थी, और दर्शकों को ये समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ दर्शक कॉमन होते हैं, कुछ नए होते हैं, इसलिए मैं कर दूं। आज तक एफआईआर नहीं हुई, और एक एसआईटी बार बार कहा जा रहा है, एसआईटी गठित कर दी गई, एसआईटी गठित कर दी गई। एसआईटी गठित करने का तत्काल फायदा क्या होता है, जो पास्ट में भी देखा जा चुका है। मेरा एक ऐसा घनिष्ठ दोस्त किसी एसआईटी का चेयरमैन रहा है, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उसके साथ जब मैं 4वीं 5वीं में था तब से वो मेरे साथ एसआईटी का प्रमुख रहा। एसआईटी का काम क्या होता है, एसआईटी जब शुरू हो जाती है तो कोई दूसरा इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकता है पैरेलली, पुलिस की कार्रवाई नहीं हो सकती, तब सिर्फ एसआईटी काम करेगा। ये नहीं है कि पुलिस के आईओ साहब भी वहां पहुंच रहे हैं। अब आपको टाइम दिया जाता है कि सब समेटो, क्योंकि एसआईटी तो सत्ता पक्षी करता है, सत्ता के लोग इन्वॉल्व हैं। अब उसको जो मिलता जाता है वो बताता चलता है कि इसको जरा किनारे करना, इसको हटाना, ये बड़ा बदमाश आदमी है, मानेगा नहीं, डॉक्टर कमल मानेगा नहीं, तो इसके जरा घर वालों को टाइट करो वहां बिहार में, इसका कोई साला है, इसका चाचा, इसका कहीं कोई काम करता है, उसको कसो। तो डॉक्टर कमल भी पीछे हो जाए, चाचा जी आके कहेंगे यार तुम कौन सा काम कर रहे हो कि तुम, मतलब हम यहाँ नौकरी करते हैं। तो ये कार्रवाई एसआईटी की केवल समय देने के लिए होती है कि वो सारे साक्ष्य मिटा दिए। अब मैं मूल बात पे आ रहा हूं, जो अभय जी ने बात उठाई, वो ईडब्ल्यूएस और ये सब, और यूपी के इलेक्शन, ये सारी चीजें रिलेटेड है। देखिए, आरएसएस की अब पोल खुल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आज तक आप ये जितनी बात कर लें, हम लोग एक बहुत छोटे वर्ग में बात करते थे कि देखिए आरएसएस का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। लेकिन अब जब से ये प्रियंक खड़गे ने इस बात को उठाया है, ये बात आम चर्चा में हो गई, जिसको कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये लोगों में आम चर्चा में जो अभी तक नहीं पता था। अच्छा, आरएसएस का बैंक अकाउंट भी नहीं है। ये वही बात हुई जब सावरकर को वीर सावरकर हम सब लोग जब बड़े हुए, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं ग्रेजुएशन के बाद तक मानता था सावरकर बड़े वीर सावरकर है, बड़े वो है, अंग्रेजों को मार नाको चने चबा दिए थे, वो तो माफी वीर है। मुझे अटल जी का मालूम था कि अटल जी ने माफी मांगी, अटल जी का ये सब मालूम था। समय सावरकर को मैं मानता था कि बड़े अच्छे आदमी। उन्होंने कितनी माफी मांगी, कितना उन्होंने बेचा इस देश को, वो तो जब इन्होंने वीर सावरकर,
वही आरएसएस की हालत हो रही है। अब मैं मुख्य बात पे आ रहा हूं जो इलेक्शन से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में जो अपर कास्ट है उसमें ब्राह्मणों की संख्या और इन लोग की संख्या कम है एज कंपेयर टू ओबीसी। मैं अभी एग्जैक्ट उस पर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो फिर नंबर डिबेटेबल हो जाता है, मैं तुरंत तत्काल मेरे पास उपलब्ध नहीं, लेकिन वो संख्या में कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश के टोटल जो विधायक हैं इस समय उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, 52 है अगर मैं गलत नहीं हूं। उसके बाद राजपूत आते हैं, नहीं ये शायद 56 है, राजपूत 52 है, फिर इस तरह से है, मतलब दी हायरार्की गोज लाइक दैट। तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा विधायक है, संख्या उतनी नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये प्रभावशाली लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनका इंस्टीट्यूशंस पे ये काम करते हैं, अध्यापक सबसे ज्यादा होते हैं, पत्रकार सबसे ज्यादा होते हैं, वकील सबसे ज्यादा होते हैं, एक समय होते थे, अभी भी लेकिन दबदबा है। ब्राह्मण बिल्कुल झूम के बीजेपी के साथ गया था कि ये पार्टी अपने, पहले वो कांग्रेस के साथ होता था, लेकिन फिर उसको लगा कि ये तो अपनी पार्टी आ गई, वो बीजेपी के साथ चला। लेकिन हाल के दिनों में मैं एक दो चीजें बहुत छोटी छोटी बता रहा हूं, ये ब्राह्मण के मन में है, वो कब चिंगारी होगी वो देखना है। मेरे घर में पंडित जी जो आते हैं, देखिए हम सब लोग, मैं समाजवादी आदमी हूँ, घर में मेरे जो खाना बनाने आती है वो लड़की मुसलमान है, मेरे ऑफिस में जो है वो लड़का दलित है, ये सब मानता हूं। लेकिन भाई जब पूजा होती है तो पंडित जी को बुलाता हूं, पंडित जी आके अपना शंख बजाते हैं और कुछ पूजा वूजा करके आपको प्रसाद साथ देते हैं, वो पंडित जी से करवाता हूं। ये मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं और मेरे 99% लोग यही करते हैं। लाख कम्युनिस्ट हो अभय दुबे जी, लेकिन जलाए जाएंगे ये भी जब मरेंगे। तो ये नहीं होगा कि मैं कम्युनिस्ट हूं तो मैं, इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि जो हम लोगों की सामाजिक संरचना है वो ऐसी ही है 99.9%। अब वो जो ब्राह्मण, मेरे यहां जो ब्राह्मण आए, मैंने कहा कि जो मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी, प्राण प्रतिष्ठा नॉन ब्राह्मण नहीं करता। हिंदू धर्म में ये काम, ये प्रिविलेज केवल और केवल ब्राह्मणों को है। या तो कोई वो उसकी डिग्री ले, मैं ये भी मानता हूं कि अगर कोई जाके बीएचयू में और या कुछ कुछ जगह काशी विद्यापीठ में कुछ इस तरह की डिग्रीज हैं जो इस तरह के कर्मकांड के भी डिग्री देती हैं, वो कोई करके आया हो उस तरह का वो किया हो, तब भी मैं मान लूंगा। लेकिन मोदी जी इज नॉट क्वालिफाइड टू डू दैट। मोदी जी नहीं क्वालिफाइड है प्राण प्रतिष्ठा का। वो या तो शंकराचार्य करते हैं या कोई धार्मिक व्यक्ति करता, वो नहीं कराएगा। तो मेरे यहां जब ये पंडित, मैंने कहा तो आप लोग तो कहते हैं राम बड़े खुश हैं, अब क्या करें भैया, क्या बोले, वो ब्राह्मणों के मन में कहीं नहीं। फिर इन्होंने शंकराचार्य को जिस तरह से ट्रीट किया, फिर इन्होंने यहाँ पे चंपत राय को बना दिया, फिर इन्होंने जो यहाँ का जो एक चीज ये भी समझने वाली है, और अब भाई ये थोड़ा मैं इसलिए मैं कह रहा हूं विस्तार से जा रहा हूं, जो ये राम जन्मभूमि टेम्पल है, इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का था किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो वो गोरखनाथ टेम्पल का था, गोरखनाथ मठ का था। 1949 में दिग्विजय नाथ जो बड़े बाबा कहलाते थे, उनकी सरपरस्ती में ये जो रामलला की मूर्ति रखी गई थी, उनकी सरपरस्ती में रखी गई थी। जो नैयर साहब जो उस समय के डिप्टी कमिश्नर थे, जिन्होंने पूरा एक तरह से ब्लैंक चेक दे दिया था कि ऐसे ऐसे करो, वो उनके व्यक्तिगत दोस्त थे। और तब ये सारा कुछ, अब उसको जो भी कहिए, ये सारा कुछ जो हुआ वो उनकी सरपरस्ती में हुआ। फिर जब वो नहीं रहे, फिर बड़े बाबा हो गए, उनके बाद अरे दिग्विजय नाथ जी के बाद जब ये बाबा आ गए, तो सबसे बड़े अवैधनाथ जी, जो राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन था, उस पूरे आंदोलन को जो लीड करते थे वो अवैधनाथ जी करते थे। तो इनसे सिंघल जी तो दूसरे, वो तो माल वाले आदमी थे, लेकिन जो उसका धार्मिक वो देते थे वो अवैधनाथ करते थे। जब ये सब कुछ आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट के, अच्छा एक ये भी याद रखिएगा कि उस सुप्रीम कोर्ट का ये लोग भूल जाते हैं, जो अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो शंकराचार्य जिनकी अभी ऐसी तैसी हो रही है, सबसे ज्यादा साक्ष्यों के साथ अगर उसको कोर्ट पे किसी ने परस्यू किया था तो वो ये शंकराचार्य थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा साक्ष्यों के साथ उसको किया था। जब ये ऑर्डर आ गया और उस ऑर्डर में ये आया कि संसद एक इसका ट्रस्ट बनाएगी, तो संसद ने ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट में इन्होंने ईरान के बाबा, तुरान के पंडित जी, मीरा, कहां के जिनका कोई मतलब नहीं, नाम भी नहीं जानता है कोई, उनको इस ट्रस्ट में रखा, गोरखनाथ मठ को नहीं रखा गया मेरे हिसाब से। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न यूपी में जहां पे ये है, ईस्टर्न यूपी में गोरखनाथ मंदिर की बहुत प्रतिष्ठा है, मतलब मैं भी मानता हूं उसको। उस प्रतिष्ठा को आप उससे नहीं ले सकते, उस मंदिर से वो नहीं निकाल सकते।
आप ओबीसी योगी जी को गाली, यहाँ तक कि मुसलमानों के बीच में भी प्रतिष्ठा है उसकी। बीच में नहीं, यादव राजपूत, क्योंकि राजपूत उसका हेड होता है, उस मठ का हेड राजपूत होता है, तो एवरेज राजपूत अपने को उससे आइडेंटिफाई मानता है, ब्राह्मण से मानते हैं। तो उसको जब आपने किनारे कर लिया तो ब्राह्मणों को ये लगा भाई ये कौन सा है। आपने लोकल ब्राह्मणों में किसको तवज्जो दी? अनिल मिश्रा जो आरएसएस का आदमी है, राव जो आरएसएस का आदमी है, चंपत राय जो आरएसएस, आपने लोकल ब्राह्मणों को उस तरह से नहीं। अब मुश्किल क्या हो रही है, और मैं इस चीज को एक और चीज बता दूं कमल जी, क्योंकि ये भी जानना दर्शकों को जरूरी है, थोड़ा लंबा हो रहा है। जब लालदास सेठ थे, जो इस राम जन्मभूमि के जो करता धरता, मतलब जो पूजा वूजा करते थे, और जब 1991 में जब अडवाणी जी से पहले वही सब करते थे, वो इनके अगेंस्ट थे, इनके वो नहीं आ रहे थे वीएचपी वालों के कब्जे में। तो उनके ऊपर जानते हैं चार्ज लगाया गया कि उन्होंने एक बार कहीं से वो दान चढ़ा 10 रुपया, उन्होंने अपनी जेब में रख लिया था, 10 रुपया दान पेटी में नहीं डाला, ये कह के उनको वहां से हटाया गया था और सत्येंद्र दास को वहां रखा गया था। तो ये एक बड़ा क्षोभ है लोगों में, और खास करके जब शंकराचार्य के साथ इन्होंने ये हरकतें की, और अब जब ये चोरी का मामला आ गया है, तो देखिए एक मेरे कुछ जानने वाले हैं जो अयोध्या में हैं, ये अयोध्या में जो पुरोहिताई होती है ना, मालूम नहीं पुरोहित का आप बिहार का मुझे नहीं मालूम, ये आपकी जनरेशन से चलती है। जैसे मुझे खेत मिला, मेरे बाप के पास 10 एकड़ था, मैं 4 भाई हूं तो मुझे 2 एकड़ मिला, कुछ इसी तरह से पुरोहिताई जो है ये जनरेशन में चलती रहती है। पीपल हैव बीन वर्क एज क्लास 1 ऑफिसर, अपनी पुरोहिताई नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो एक उनका वो है जो अयोध्या और फैजाबाद के लोग हैं जानते हैं इस बात को। अभी क्या हो रहा है कि ये जो बीजेपी को ये मान के चलती थी ब्राह्मण तो हमारे साथ हैं, वो शिफ्ट हो रहा है, उसके मन में शिफ्ट, आज की तारीख में अगर शिफ्ट नहीं हो रहा तो मैं ये कहूंगा प्रश्न जरूर पूछ रहा है। शिफ्ट कितना होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी, और ये भी तय बात है कि वो अखिलेश यादव के साथ शिफ्ट नहीं होगा। अखिलेश यादव पीडीए जितना करेंगे उतना पीडीए नहीं है। लार्जर इशू को बोलिए, आप पीडीए करके इसको नहीं, वो एक ही जगह से आ सकता है। कांग्रेस अगर साथ रहेगी तो उसको ये जो ब्राह्मण है उसको यकीन मिलेगा कि हमारा कुछ हो सकता है। ये याद रखिएगा कि ब्राह्मण ने एक बार मायावती को इस बिल्कुल फुल मेजॉरिटी देके चीफ मिनिस्टर बनवा दिया था, ये याद रखना चाहिए। 2007 में मायावती अगर आई थी तो ब्राह्मणों ने पूरा साथ दिया था, शिफ्ट हुए थे ब्राह्मण। और 2-3 चीजें, एक और चीज समझने वाली है, दलित और ब्राह्मण साथ जा सकते हैं, साथ रहे हैं बाद सालों। कांग्रेस के साथ दलित और ब्राह्मण और मुसलमानों का ही कॉम्बिनेशन था। यादव जी की थोड़ी दिक्कत होती है, तो अखिलेश यादव को ये सामाजिक को समझना होगा कि उनको आज की तारीख में, अबे भाई ये सुन के मुझे ताज्जुब हुआ, अब एक चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ एक समझौता होने जा रहा है अखिलेश जी का। ये आत्मघाती होगा अगर आज अखिलेश जी आम आदमी पार्टी और ये सब लाके, उनको लगेगा कि इससे वो थोड़ा कांग्रेस के ऊपर अंकुश लगा लेंगे। डायरेक्ट बात करिए, वो कांग्रेस मांग रही है 120 सीटें, आप 60 सीटें देने को तैयार हैं, कांग्रेस शायद 80 सीट पे तक बात हो रही है, क्योंकि हर जिले में चाह रहे हैं कि एक सीट या हर एमपी में एक सीट हो जाए। मैं आज थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा डॉक्टर कमल की ये लार्जर यूपी के पॉलिटिक्स में समझना जरूरी था। अखिलेश जी को यह समझना जरूरी है कि उनके पास इंडिया गठबंधन में वो और कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे, तब कांग्रेस का भी फायदा है, उनका भी फायदा है। लेकिन अदरवाइज अगर अलग अलग लड़ेंगे तो फिर तो बीजेपी के लिए कुछ करने ही को नहीं। एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में था। जी मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, चर्चा बहुत ही सुंदर हो रही है और मैं और देर तक उसमें भाग लेना चाहता था। मेरे ख्याल से इस चर्चा को, मेरा अनुरोध ये है कि इसको यहाँ पर किया जाए। ऑलरेडी हम लोग 38-39 मिनट बातचीत हो गए, लंबा हो गया। कार्यक्रम में जाना मेरा इंतजार हो रहा है। जी, तो अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर मैं चाह रहा था कि आपकी टिप्पणियां मिले, खासतौर पे मोदी जी और ट्रंप साहब की मुलाकात के बारे में, पर उसको हम आगे किसी अन्य कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ करना, वो